सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इंग्लिश का टॉपिक है टेंस। टेंस के बारे में आज अध्ययन करते हैं। ये इंग्लिश का टॉपिक है और देखते हैं इस पल में कितना समझ में आता है। इंग्लिश और इंग्लिश का टॉपिक है टेंस। वास्तव में टेंस का मतलब तो क्या है? काल। और इस काल का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा समय। तो टेंस का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? समय। समय को अंग्रेजी में 3 भागों में बांटकर टेंस को समझा गया है। पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई भी बात जो भी बोली जाएगी या कही जाएगी वो इन्हीं तीनों में होगी, या तो प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी या फ्यूचर में होगी। चाहे जो भी बोला जाए वो इसी तीनों के इर्द गिर्द घूमेगी, चाहे फ्यूचर में हो, पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट की। प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, इसे बोलेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल को 4 भागों में बांटकर अध्ययन करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 2 3 4 प्रेजेंट को 4 भागों में बांटकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक करके इनको देख लेते हैं कैसे इनको समझा जाए आसानी से। पहला लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले हमको ये समझना है कि ये इंडेफिनिट का मतलब क्या है। इसका मतलब है अनिश्चित, जिसका कोई समय ना हो, अनिश्चित। जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। अब इसमें समय तो है नहीं, मोहन बाजार जाता है, कब जाता है कोई समय नहीं, इसलिए ये क्या है? इंडेफिनिट। मनु अखबार पढ़ती है, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। इस दोनों सेंटेंस को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि इसमें समय दिया, तो इसलिए अनिश्चित है। अब इसके रूल की बात करते हैं। सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे, तो पहले हम एक रूल की बात करते हैं। रूल क्या है? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट,
अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस को इस रूल से बनाएंगे। क्या रूल है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। यह डिपेंड करेगा कि वर्ब हमारे पास कौन सी आई हुई है। जैसे गो है तो उसमें ईएस लगना है, एस नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस और फिर उसके बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट को लिए हुए है तो इस विधि से उसका अनुवाद करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे यही सेंटेंस है, मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी है? जाना, तो गो। तो इसमें एस नहीं लगेगा, ईएस लगेगा क्योंकि ऊपर छूटा है। मोहन गोज टू मार्केट। एक सेंटेंस आपकी समझ में आया, सिंगुलर है। दूसरा, मनु अखबार पढ़ती है, यह भी सिंगुलर है। मनु पढ़ने को बोलते हैं रीड, और इसमें लगेगा एस क्योंकि ये ऊपर नहीं छूटा। मनु रीड्स द न्यूज पेपर। तो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये रूल अप्लाई होगा, ये आपने समझा। अब दूसरा देखते हैं इसी में। ये सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है। कैसा है? एफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल मतलब बहुवचन में दिया हो तो इस विधि से बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसमें एस और ईएस जोड़ने की। किसमें? वर्ब में। सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एज इट इज रख दो। एग्जाम्पल लेते हैं। वे स्कूल जाते हैं, तो वे यहां बहुवचन हो गया। दे गो टू स्कूल, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये भी बहुवचन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इन दोनों सेंटेंस में कहीं भी ये देखने को नहीं मिल रहा कि हमने एस एस जोड़ा हो। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है भाई। रूल में ये है कि वर्ब में एस एस नहीं जोड़ते। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई एफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस ये क्या है? गीता पत्र नहीं लिखती है। अब ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का अनुवाद करने से पूर्व रूल को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट
ऑब्लिक डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक चीज समझ में आ रही है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। गीता डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, बच्चे छत पर नहीं खेलते हैं। बच्चे छत पर नहीं खेलते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले ऑन द रूफ। यहां पर आपने देखा डू नॉट का प्रयोग, यहां पर देखा डज नॉट का प्रयोग। दिमाग में एक ही बात रखनी है कि सिंगुलर है और नेगेटिव में बनाना है तो डज नॉट, प्लूरल है और नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। हमारी चर्चा हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे इसमें भी दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन को समझते हैं। पहली कंडीशन, यदि हिंदी में वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ हो, क्या शब्द से शुरू हुआ हो तो क्या करेंगे? पहले आप डू या डज से सेंटेंस को शुरू करेंगे। अब डू से कब करेंगे? यदि प्लूरल हो, और सिंगुलर हो तो डज से शुरू करेंगे। प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे और ये क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो सेंटेंस पूरा का पूरा गलत माना जाएगा। इसकी भी बहुत बड़ी औकात है सेंटेंस में। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। क्या कमला बाजार जाती है? मान लो ये सेंटेंस है, तो मैंने अभी बताया कि क्या से शुरू हुआ है और सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। डज कमला गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो यस यस तो जुड़ना ही नहीं है। डज कमला गो टू मार्केट, एक सेंटेंस। दूसरा एक और सेंटेंस समझ लेते हैं। क्या रवि पुस्तक पढ़ता है? क्या रवि पुस्तक पढ़ता है? तो यह भी क्या से शुरू है? तो सिंगुलर है तो डज रवि रीड द बुक। सीधा सीधा रूल है, डज के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है और ये सेंटेंस पूरा हो जाना है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या तुम चाय
पीते हो, मान लो ये है सेंटेंस, तो ये तो प्लूरल हो गया। तुम, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी। यहाँ पर ड्रिंक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो ड्रिंक वर्ड जो है वो सेंस में आता है शराब पीने के लिए, वो ड्रिंक यहाँ यूज नहीं करेंगे। टेक, डू यू टेक टी, तो क्या तुम चाय पीते हो, ये क्लियर हो गया सेंटेंस। आपकी समझ में आ गया। इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको एक टाइप समझ में आया। अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या, दूसरा टाइप, यदि हिंदी में वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो कैसे बनाएंगे। पहले हम वो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर ये देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसको लगाना ना भूलें, ये है क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं, मोहन कहाँ रहता है। भाई सीधी सी बात है, सेंटेंस तो अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक खास पहचान होती है, वो ये कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर डज। अब मैंने ये डज का ही प्रयोग क्यों किया, क्योंकि सिंगुलर है। वेयर डज मोहन, वेयर डज मोहन लिव, मोहन कहाँ रहता है। अगला, वे स्कूल कब जाते हैं, वे स्कूल कब जाते हैं। अब दूसरा सेंटेंस, पहला ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, तो वे प्लूरल हो गया, दे तो लगेगा ही, लेकिन नहीं, पहले नंबर इस पे क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन, कब की अंग्रेजी, व्हेन, डू, दे, क्योंकि सब्जेक्ट पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया हमने व्हेन, उसके बाद डू या डज में से एक लगाना है, तो यहाँ पर प्लूरल है तो डू लगाना है, डू, और सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद वर्ब लगानी है गो टू स्कूल। ये बन गया सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव। यदि हिंदी में वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो इस नियम के आधार पर बनेगा। आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव तक आपने सीखा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात चल रही है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब इसी में कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं। फोर्स ऑन
एक्शन। ये फोर्स ऑन एक्शन जो रिप्रेजेंट करेंगे सेंटेंस, उसको कैसे बनाएंगे? देखने में तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही है। जैसे पहले एग्जांपल देखते हैं, वह है रात में रोज पढ़ता तो है, ये है सेंटेंस। अब रूल के हिसाब से देखा जाए, सॉरी पहचान के हिसाब से देखा जाए तो ता है, ती है, ये वाले आते ही हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन इसमें फोर्स ऑन एक्शन वाले में वह रात में रोज पढ़ता है, पहचान मैंने बता दी आपको। इस टाइप का अगर सेंटेंस है तो कैसे बनेगा देख लो। ही डज स्टडी एट नाइट डेली, ये हुआ सेंटेंस। जब ये शब्द आ जाए ना, तो है, पढ़ता तो है, खाता तो है, सोता तो है, जाता तो है, जहां ये तो है आ जाए बस समझ जाओ सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ही डज स्टडी एट नाइट डेली। एक और अगर सेंटेंस मिल जाए तो आसानी से समझ में आ जाए, देख लेते हैं। मैं वहां जाता तो हूं, ये है मान लीजिए सेंटेंस। तो करना क्या है, सब्जेक्ट हो गया आई। अब आई के साथ डज तो लगना नहीं है भाई, क्यों नहीं लगना? अब ये तो प्लूरल में काउंट होता है ना, तो आई डू गो देयर, वहां की अंग्रेजी तो देयर होगी ना, आई डू गो देयर। तो इस तरह के सेंटेंस आप समझ ही गए होंगे, 1 मिनट में ही समझ गए कि फोर्स ऑन एक्शन डिनोट करने वाले जो सेंटेंस हैं वो क्या है। वह रात में रोज पढ़ता तो है, यहाँ पे जाता तो है, तो हूँ। तो इस तरह के ही डज स्टडी एट नाइट डेली, मैं वहाँ जाता तो हूँ, आई डू गो देयर। भाई इसमें जो शब्द है तो है वो ये बता देता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज का प्रयोग करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बात क्लियर हो गई। इसी क्रम में आगे और देखते हैं, चूंकि सेंटेंस सीख ही रहे हैं तो कुछ और बेहतर सीखा जाए। यूज ऑफ लेट, इसी के अंतर्गत बात चल रही है मेरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत, कुछ नया नहीं है। इसमें क्या है, इन वाक्यों के अंत में देता है, देती है, देते हैं और देता हूं आदि शब्द आते हैं। वहां सब्जेक्ट किसी दूसरे से कोई कार्य करने देता है या नहीं करने देता। अब एक छोटा सा एक की पॉइंट हुआ जिसकी वजह से आसानी से हम समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, मैं उसको कहीं नहीं जाने देता हूँ। सेंटेंस हमारे सामने ये है,
कैसे बनेगा? आई डू नॉट लेट हिम, आई डू नॉट लेट हिम गो एनी वेयर, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट लेट हिम गो एनीवेयर। ये पहला सेंटेंस। एक और समझते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या खास बात थी। वह हमको गीत नहीं गाने देती है। She does not let us sing a song। दो सेंटेंस देखे अभी हमने। इन दो सेंटेंस में हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई खास चीज नजर आई। वो क्या? लेट के बाद तुरंत जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वो कैसा है? लिविंग है। यहां भी देख लीजिए आप, लेट के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है वो लिविंग, और वर्ब के बाद जो यहां पर वर्ब है इसके बाद जो यूज हो रहा है ये नॉन लिविंग। भाई ये बात खास इस प्रकार के सेंटेंस में देखने को मिली। आप भी आसानी से सीख जाओगे। मैं उसको कहीं नहीं जाने देता हूं, आई डू नॉट लेट हिम गो एनीवेयर। एक सेंटेंस और देख लें, थर्ड। क्या तुम उसको रात का खाना नहीं खाने देते हो? तो चूंकि इंटरोगेटिव है तो डू यू नॉट लेट हिम ईट सपर। ये सपर का यूज हुआ है रात के खाने के लिए, इसका वर्ड का प्रयोग करता है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेट को किस तरह से सेंटेंस बनाने में प्रयोग करेंगे ये समझा आपने। इसके आगे देखते हैं। बात हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही चल रही है। अभी उससे बाहर हम आए ही नहीं हैं, आएंगे भी, अभी थोड़ी देर में आएंगे। यूज ऑफ देयर। अभी हमने सीखा यूज ऑफ लेट, अब हम सीख रहे हैं यूज ऑफ देयर। वो कैसे? शुरू में सब्जेक्ट के बजाय कार्य करने या होने के स्थान का नाम आया हो तो प्राय उस वाक्य को देयर से शुरू करते हैं। चलिए भाई इसको भी समझते हैं, ये क्या कह दिया। एग्जाम्पल देखते हैं तब पता चलेगा कि इसने कहा क्या है। उस बिल में एक काला नाग रहता है। अब ये सेंटेंस है तो ये बोला सब्जेक्ट के बजाय यहां पर क्या आया? बिल, तो स्थान का नाम आ गया, स्थान का नाम आया हो तो देयर का प्रयोग करेंगे। अब देयर कैसे? देयर लिव्स,
चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो SES लगेगा। देयर लिव्स अ ब्लैक स्नेक इन दैट ब्यूरो या होल, दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हो। एक सेंटेंस ये, दूसरा नंबर का लेते हैं, उस कारखाने में 10 मजदूर भी कार्य नहीं करते हैं। उस कारखाने में 10 मजदूर भी कार्य नहीं करते हैं, तो बनेगा कैसे? देयर डू नॉट वर्क इवन 10 वर्कर्स इन दैट फैक्ट्री। उस कारखाने में 10 मजदूर भी कार्य नहीं करते हैं। देयर डू नॉट वर्क इवन 10 वर्कर्स इन दैट फैक्ट्री। इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल और समझते हैं इसी का। क्या चोटी के लोगों में भ्रष्टाचार नहीं पनपता? थोड़ा सेंटेंस देखने में क्लिष्ट जरूर है, लेकिन ऐसा है नहीं। डज देयर नॉट फ्लोरिश corruption among the top class people? Top class people. Does there not flourish corruption among the top class people? इस सेंटेंस को इस तरह से अनुवाद करेंगे इंग्लिश में। क्या दिया है? क्या चोटी के लोगों में भ्रष्टाचार नहीं पनपता? डज देयर नॉट फ्लोरिश करप्शन एमंग द टॉप क्लास पीपल। यहाँ तक तो चर्चा हमारी हुई है। वो क्या हुई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद, क्योंकि प्रेजेंट के 4 भाग अभी आपसे बताया था कि प्रेजेंट के 4 भाग हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा हो चुकी है। अब करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या है जी? अब ये तो सिंपल वही पहचान है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। यह तो एक सामान्य सी पहचान हो गई। अब रूल क्या है? तो रूल में देखना है आपको एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो तय होगा वर्ब सब्जेक्ट के आधार पर कौन सी लगनी है। अब यदि नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं प्लस इज एम आर प्लस नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाते हैं। तो फिलहाल हम इस दो के एग्जाम्पल को समझें तो उसके बाद फिर इंटरोगेटिव की बात करते हैं। तो पहला है मैं पत्र लिख रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस है, रूल ये आपके सामने है। सब्जेक्ट आई एम राइटिंग अ लेटर। लो जी, एक तो ये बन गया। दूसरा, वे फूल तोड़ रहे हैं, वे फूल तोड़ रहे हैं। अब भाई ये तो प्लूरल हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, दे आर प्लकिंग, PLUCKING द फ्लावर्स। ये भी बन गया आपका सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस एफर्मेटिव। अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में पहला सेंटेंस, मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू द स्टेशन। आई एम नॉट गोइंग टू द स्टेशन। ये सेंटेंस आपका बन गया। अब दूसरा एक और देख लेते हैं। बच्चे छत पर शोर नहीं कर रहे हैं। The children are not making a noise on the roof। ये भी सेंटेंस बन गया। तो नेगेटिव के हमने दो सेंटेंस देखे, एफर्मेटिव के दो सेंटेंस देखे। अब इंटरोगेटिव को फिर समझते हैं। चल क्या रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझ रहे हैं। अब बात आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव फिर इसमें वही कंडीशन, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो, क्या शब्द आया हो तो इज, एम, आर, इन्हीं तीन में से कहीं शुरू करेंगे एक लेके, क्योंकि ये भी डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कैसा है उस हिसाब से इज, एम, आर का प्रयोग होगा। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस लेते हैं हिंदी में। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो?
सेंटेंस क्या है, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। अब शुरू में क्या लग गया, और तुम क्या है, बहुवचन है यानी प्लूरल। तो कहाँ से बनेगा, आर यू रीडिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब पे आ जाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगनी है, रीडिंग अ बुक, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। दूसरा, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो क्या करते हैं, पहले भाई उसी को पकड़ते हैं क्वेश्चन वर्ड को, फिर इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, रूल है अंग्रेजी का, जो अंग्रेजी ग्रामर है इसका ये रूल है भाई। क्या लिखा है, अब सेंटेंस को देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, ये है सेंटेंस। तो पहले कहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे, वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि वेयर आर यू गोइंग, वेयर वर्ड लग गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, इजएमआर में से आर लग गया क्योंकि बहुवचन था, यू लग गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इसमें। दूसरा, यहाँ कौन सो रहा है, तो ये फिर आ गया क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक। तो कौन की अंग्रेजी हु, कौन सो रहा है मतलब ये बता क्या रहा है, सिंगुलर कोई बता रहा है। हु इज स्लीपिंग हियर, यहां पर कौन सो रहा है। इस तरह से कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव सेंटेंस समझा, एफर्मेटिव समझा और नेगेटिव समझा। अब इसी क्रम में थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्या आसानी हो जाएगी। यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेट, इसमें क्या समझना है आपको, मैं इससे पहले बता ही चुका हूं कि कोई या तो इसमें कार्य करने देता है या नहीं करने देता है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा है, तो मैं यहाँ बार बार ये लाइन नहीं लिखूंगा। अब आप इससे पहले आप समझ ही चुके हैं, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। अधिकारी हमको प्रार्थना पत्र लिखने दे रहा है, ये सेंटेंस है, बनाइए। द ऑफिसर इज लेटिंग अस राइट एन एप्लीकेशन, सॉरी ये सिंपल है, इंटरोगेटिव का साइन नहीं लगेगा। अधिकारी हमको प्रार्थना पत्र लिखने दे रहा है, द ऑफिसर इज लेटिंग अस राइट एन एप्लीकेशन। भाई वहाँ पर भी आपने देखा कि लेट के बाद एक लिविंग ऑब्जेक्ट आया था, तो यहाँ भी आया। अब यहाँ चूंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगना ही है, लेटिंग हो गया। एक एग्जाम्पल ये, और एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मच्छर विद्यार्थियों को
काम नहीं करने दे रहे हैं। मच्छर विद्यार्थियों काम नहीं करने दे रहे हैं। कैसे बनेगा? द मॉस्किटोज आर नॉट, क्योंकि आर लग गया प्लूरल हो गया, या सिंगुलर था तो इज लग गया। द मॉस्किटोज आर नॉट letting the students do work। क्लियर हुआ? यहाँ भी लेटिंग के बाद लिविंग क्या आया? ऑब्जेक्ट। और वर्ब के बाद सीधा क्या आया? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ भी लिविंग और ये नॉन लिविंग वर्ब के बाद राइट के बाद लिखा हुआ है। तो इस तरह का सेंटेंस आपकी समझ में आ गया जिसमें लेट का प्रयोग हो रहा हो और बता रहा हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो लेट का प्रयोग ऐसे करते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसी क्रम में आगे देखते हैं। चर्चा हमारी चल रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। यूज ऑफ देयर। अब इसमें देयर का यूज कैसे होगा? एग्जाम्पल देखते हैं। खेल के मैदान में 2 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। खेल के मैदान में 2 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। देयर आर lying only 2 chairs in the playground। हाँ भाई, ये बात भी समझो। अभी इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था आपको कि यूज ऑफ देयर का जो लिखवाया था वो मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट में कहीं पर स्थान का ही नाम शुरू होता है, खेल का मैदान। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में देयर का प्रयोग करते हैं। खेल के मैदान में 2 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। देयर आर लाइंग ओनली 2 चेयर्स इन द प्लेग्राउंड। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। इस घड़ी में केवल एक सुई चल रही है। देयर इज, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर, देयर इज रनिंग only 1 needle in this clock। इस घड़ी में केवल एक सुई चल रही है। ठीक, तो एक सुई होने की वजह से क्या है? इसका यूज। वहाँ 2 था तो इसलिए आर का प्रयोग किया है। ये भी साथ के साथ समझते चले कि देयर के बाद इज या आर यूज हो रहा है, तो डिपेंड किस पर कर रहा है। तो मैं अभी आपको अंडरलाइन किए हैं, इसको आप समझें। यहाँ 2 कुर्सियाँ, एक सुई। तीसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जमीन पर सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। There is piling up a heap of coins। coins means सिक्के ही होता है। जमीन पर सिक्कों का ढेर लगा हुआ है, तो फिर स्थान आ गया जमीन पर। तो देयर इज ढेर सिंगुलर, देयर इज पाइलिंग अप अ हीप ऑफ
कॉइन्स। इस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो समझे। आज इतना ही आप अभ्यास करें और पुनः इसको रिवाइज करें। एक एक सेंटेंस जो कर लेंगे लाइफ टाइम आपकी समझ में आ जाएगा। एक बार रिवाइज कर लें और देख लें तो क्लियर हो जाएगा। बाकी सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और क्लास पसंद आई हो तो नए विद्यार्थियों से खासा गुजारिश है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि सबसे पहले उनको मिलेगी। और इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।